हेलो एवरीवन, आज कंटिन्यू मैं करने वाला हूँ। कूलम लॉ को थोड़ा और आगे लेते हैं। लास्ट टाइम अभी तक जितना हमने कूलम लॉ को अंडरस्टैंड किया, देख लो मैं और एक बार आपसे कहता हूँ, कूलम लॉ जो है वो सिर्फ वैक्यूम के लिए आप लेते हो। किसी भी मीडियम को अगर आप लाओगे ना दो चार्जेस के बीच में, तो वहाँ पे एग्जैक्टली चीज़ें पूरी डिफरेंट होने वाली है। वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि वहाँ हम कूलम लॉ अप्लाई करेंगे, नहीं, वहाँ पर आप मॉडिफिकेशन टू कूलम लॉ अप्लाई करते हो। वो मॉडिफिकेशन अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मीडियम को भी अंडरस्टैंड करना होता है। अगेन, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, आप पहले वो वीडियोस देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कूलम लॉ एग्जैक्टली आप सिर्फ वैक्यूम के लिए अप्लाई करते हो। अच्छा, अगेन इसमें कंफ्यूजन होते रहता है कि वैक्यूम और एयर जो है उसमें तो डिफरेंस है, वैक्यूम और जो एयर है उसमें तो डिफरेंस है एग्जैक्टली। तो एयर की अगर मैं बात करूं, एयर में अगर फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात करते हो, तो वहां पर आप देखते हो कि वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है वो सिर्फ 1/2000 ऑफ द फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। मतलब अगर आप एयर एज अ मीडियम लेते हो, तो ओरिजिनल वैक्यूम की बात करें और एयर की अगर बात करें, तो वहां पर अगर फर्क की बात करें, वो सिर्फ आपका 1/2000 पार्ट का फर्क आ जाता है। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आप एग्जैक्टली अगर चार्जेस को एयर में लेते हो या चार्जेस को वैक्यूम में लेते हो, आप उस सिनेरियो को एक जैसे ट्रीट करते हो। तो उस चीज का आप टेक केयर करो। बाकी मीडियम कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को, वो लास्ट वीडियो में हमने देखा है, प्लीज आप चेक कीजिएगा। कंटिन्यू मैं यहां पे करता हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ। अगर आपके पास दो चार्जेस है ना, आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। दो चार्जेस के लिए आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। मगर अगर कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, अगर कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, तो आप वहां पे कूलम लॉ अप्लाई करते हो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगेन आपको बोला जाता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड, सॉरी, कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता है जब आपके पास मोर देन 2 चार्जेस होते हैं, तो फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कूलम लॉ जो है एग्जैक्टली वो तो दो चार्जेस के इंटरेक्शन के लिए आप लेते हो, बट जब आपके पास कलेक्शन ऑफ चार्जेस होते हैं, आप वहां पे कैसे कूलम लॉ को अप्लाई करोगे, दैट इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो पहले इस चीज को आप टेक केयर करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कलेक्शन ऑफ चार्जेस है और वो कलेक्शन ऑफ चार्जेस आप देखना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, आप पूरी कलेक्शन में हर एक चार्ज को लो, हर एक चार्ज इंडिविजुअली देखो कि आपके रेफरेंस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है। फिर आप सिंपली जितने भी आपके पास कलेक्शन ऑफ चार्जेस में चार्जेस होंगे और आपके रेफरेंस पे वो जितना भी फोर्स लगा रहे होंगे, तो आपको तो मल्टीपल फोर्सेस मिलेंगे, क्योंकि आप एक एक करके देखने वाले हो, इंडिपेंडेंटली देखने वाले हो। फिर आप उन सब फोर्सेस का वेक्टर सम ले लो। वेक्टर सम आपको एग्जैक्टली नेट फोर्स बताएगा कि रेफरेंस चार्ज पे कितना लग रहा है, एंड दैट इज अगेन योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगेन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं डायग्रामेटिकल इलस्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा, जहां पर मैं 3 चार्जेस को लूंगा और दिखाऊंगा कि 3 चार्जेस अगर फॉर एग्जांपल एक रेफरेंस चार्ज पे फोर्स लगाते हैं, तो आपका स्टाइल क्या होना चाहिए। और फाइनली आपको अगेन वहां पे 3 फोर्सेस मिलेंगे, जो कि मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, और उन 3 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आप लोगे, वो 3 फोर्सेस, वो तो 3 इंडिपेंडेंट फोर्सेस होंगे, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, मगर उनका रिजल्टेंट आपको बताएगा कि आपके रेफरेंस चार्ज पे नेट फोर्स कितना है। तो मैं दिखाता हूं डायग्रामेटिकली, और डायग्रामेटिकली समझते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। अगेन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नीट और जेई में आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक पर आ जाते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपका वेक्टर पे ठीक ठाक होल्ड होना चाहिए, तब जाके वो आपको क्वेश्चंस जल्दी कर सकते हो। अगर आपको वेक्टर पे अच्छा खासा होल्ड नहीं, आप फिर भी क्वेश्चन लगा दोगे, बट थोड़ा टाइम वहां पे लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं। तो डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास चार्जेस है, लेट अस एज्यूम कि आपके पास यहां पर कुछ पॉइंट चार्जेस है। अगेन याद रखो कि कूलम लॉ आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो पॉइंट चार्ज पे। अगर आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं होगा, तो वहां पर आप कूलम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। कूलम लॉ के लिए आपको पॉइंट चार्ज लेना बहुत जरूरी है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि आपके पास एग्जैक्टली जो यहां पर चार्ज का डायमेंशन होगा, आपके चार्ज का डायमेंशन जो है वो स्मॉलर होना चाहिए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। एक बार और सुन लो, जब मैं बोलता हूं ना कि आपके पास ये पॉइंट चार्ज है, ये तब आपका पॉइंट चार्ज कहलाएगा जब इस चार्ज के डायमेंशंस एग्जैक्टली कम होंगे इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। क्योंकि कूलम लॉ में तो आप 2 चार्जेस ही लेते हो ना, तो 2 चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होगा वो बहुत बड़ा होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? आपके चार्ज के साइज के कंपैरिजन में। तब जाके आप बोल सकते हो कि ये जो चार्ज है ये आपका पॉइंट चार्ज है। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो चलो फिलहाल के लिए लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास फर्स्ट चार्ज है, तो मैं इसको Q1 से रिप्रेजेंट करता हूं। मैं इसको Q1 से रिप्रेजेंट करता हूं। बहुत आसान है, आप बस देखते जाओ। और यहां पर मैं एक रेफरेंस चार्ज की भी बात करता हूं। यहां पर मैं
एक रेफरेंस चार्ज की भी बात करता हूं, आप देखते जाओ। मैं यहां पे एक रेफरेंस चार्ज की बात करने वाला हूं। तो ठीक है, ये आपका रेफरेंस चार्ज है यहां पे। तो रेफरेंस चार्ज को मैं क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। तो लेट अस एज्यूम कि ये आपका क्यू नॉट चार्ज है। सारे चार्जेस मैं यहां पे पॉजिटिव लेने वाला हूं। पॉजिटिव का मतलब कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, तो इन दो के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो दैट मींस हर एक चार्ज में यहां लाइक ले रहा हूं, सब पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं यहां बात करूं, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में या ऊपर की डायरेक्शन में, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। क्योंकि कूलम लॉ तो यही स्टेट करता है ना। अगेन अगर आपने कूलम लॉ नहीं देखा है, पहले आप वो वीडियो विजिट करो, कूलम लॉ अच्छे से देखो, फिर यहां पर आप देख सकते हो कि मैं अप्लाई कैसे करने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए ये Q1 मैंने लिया, अब मैं Q2 चार्ज लेता हूं। आप देखते जाओ, मैं Q2 चार्ज यहां पे लेता हूं। ये आपका Q2 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है। चलो दो चार्जेस लिए मैंने, मैं और एक चार्ज लेता हूं, मैं और एक चार्ज यहां पे लेता हूं। तो ये आपके पास यहां पे Q3 चार्ज है, ये आपके पास यहां पर Q3 चार्ज है। तो मैंने तीन चार्जेस लिए। अब देख लो, अब आपके पास सिर्फ दो चार्जेस नहीं है, अब तो कलेक्शन ऑफ चार्जेस है। और कलेक्शन ऑफ चार्जेस पर आप कूलम लॉ कैसे अप्लाई करोगे, दैट इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये चीज पूरा क्लियर रखा करो। ऐसा नहीं है कि कूलम लॉ फेल हो गया और आप अप्लाई कर रहे हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऐसे स्टेट करना गलत है। तो इस चीज का टेक केयर करो। तो अब देख लो यहां पे, अब मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो आपके पास है, इट इज अ टू बॉडी प्रॉब्लम। सो एट अ टाइम आपको दो चार्जेस को लेना है, बाकी चार्जेस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इन चार्जेस को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, क्या फिर इनकी इंटरेक्शन पर, क्या इनकी इंटरेक्शन पर, चलो लेट अस एज्यूम मैं ये चार्ज और ये चार्ज लेता हूं, Q1 और रेफरेंस चार्ज लेता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं एट अ टाइम सिर्फ इन दो चार्जेस को ले रहा हूं, क्या ये चार्जेस इनकी इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तभी जाके तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकता हूं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप सिर्फ उन फोर्सेस पे यूज करते हो जो कि आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगेन अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं ना, वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है, अगेन नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली अगर आप उसका, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा फिलहाल के लिए, 11th का पार्ट है, बट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन वाला जो पार्ट है वहां पर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज नहीं कर सकते हो। तो अगेन क्यों नहीं कर सकते हैं वगैरह, वो सारा मैं 11th में डिस्कस करने वाला हूं, जब 11th की वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए आप दिमाग में क्या रखोगे, आप दिमाग में रखोगे कि जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात करते हो, इट इज अ टू बॉडी प्रॉब्लम। अगर तीसरा चार्ज है भी, वो तीसरा चार्ज दो बॉडीज की इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो ये चीज क्लियर रखो। तो चलो ठीक है, मैं यहां पे फिर भी लिखता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन is a two body interaction. It is a two body interaction. तो कहने का मतलब, ये मैं बोल रहा हूं ना, इट इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, इसका मतलब ही है कि बाकी चार्जेस जब आप इन दो को कंसीडर कर रहे हो, तो ये चार्जेस इन दो की इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो मैंने बार बार ये पॉइंट बोला ना, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पॉइंट हमें नहीं पता होता, हम यहां पे पहुंच ही नहीं पाते। हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ इसलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है, इट इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन। तीसरे का प्रेजेंस जो है, इट डजंट इन्फ्लुएंस द सिनेरियो। तो होपफुली अभी तक डाउट नहीं होगा। अब कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, अब मैं फोर्सेस की बात यहां पे करता हूं। चलो Q1 देखते हैं कि Q1 Q0 पे कितना फोर्स लगाता है। चलो इस पे कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं इस पे कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, मैंने ऑटोमेटिकली मीडियम क्या लिया, एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम की बात करूं तो रिलेटिव परमिटिविटी 1, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखो। रिलेटिव परमिटिविटी आपका एप्सिलॉन R होता है, विच इज सिंपली इक्वल टू, अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूं, इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब देखते जाओ, मैं सिंपली पहले यहां पर इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला हूं। मैं सिंपली यहां पर पहले इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला हूं। तो आप देख लो, ये सेंटर्स को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, इस वक्त चार्ज अंडर कंसिडरेशन कौन है? इस वक्त चार्ज अंडर कंसिडरेशन कौन सा है? आपका Q0। तो इसी पे तो सारे फोर्सेस आप देखोगे ना,
इसी पे आप सारे फोर्सेस देखोगे, इस पर आपको फोर्स देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका चार्ज अंडर कंसिडरेशन है, नेट फोर्स इस पे देखना है आपको। तो चलो ठीक है, ये आपका यहां पर चार्ज 1 है, ये चार्ज 0 है आपके पास, इनके बीच का सेपरेशन मैं बोल सकता हूं ना R10, मैं बोल सकता हूं ना R10 इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। अच्छा, और एक पॉइंट यहां पे, अगर मैं यहां पर यूनिट वेक्टर ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां पर एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करूं, इस यूनिट वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ना यहां पे R10 कैप। अच्छा, ये स्टाइल क्यों मैं ले रहा हूं? क्योंकि आपका जो ये यूनिट वेक्टर है ना, इसका जो यहां पे टेल है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इसका हेड पॉइंट कर रहा है 0 की तरफ, तो कहने का मतलब ये वेक्टर 1 to 0 जा रहा है, इसलिए मैंने R10 कैप लिख दिया। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी स्टाइल से मैंने R10 डिस्टेंस यहां पे लिख दी, तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब यहां पर Q1 जो है वो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ना, रिपल्सिव फोर्स की वजह से आप देखोगे कि वो रिपल्सिव फोर्स आपको इसी डॉटेड लाइन के अलोंग दिखाना होगा, तो वो रिपल्सिव फोर्स मैं यहां पे दिखा रहा हूं, वो रिपल्सिव फोर्स मैं यहां पर दिखा रहा हूं, रिपल्सिव फोर्स है। और ये जो रिपल्सिव फोर्स मैं यहां पे दिखा रहा हूं, अगर इसकी मैं नेमिंग करूं, ये फोर्स लग रहा है 0 पे, किसकी वजह से? 1 की वजह से। मैं इस रिपल्सिव फोर्स का नेम कर सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं रिपल्सिव फोर्स का मैं नेम यहां पे दे सकता हूं। फोर्स किस पर है? 0 पर। किसकी वजह से है? 1 की वजह से। मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, ये आपका वेक्टर आ जाएगा। जरा इसका इक्वेशन लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अभी मैं मीडियम क्या ले रहा हूं? वैक्यूम। फिर उसके बाद चार्जेस कौन कौन से हैं आपके पास? Q नॉट, फिर उसके बाद Q1। अच्छा, सेपरेशन क्या है दो चार्जेस के बीच में? R10, तो इसका क्या लोगे? स्क्वायर। तो आप देख लो, मैं कूलम लॉ लिख रहा हूं, मैं कूलम्स लॉ लिख रहा हूं, और ये अभी फिलहाल इन दो बॉडीज के बारे में बात कर रहा हूं, इनको मैंने अभी यहां कंसिडर नहीं किया। अच्छा, जरा एक और चीज देख लो, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स आपके पास है, जिसको ना मैंने लिखा यहां पे F01 वेक्टर, ये फोर्स का डायरेक्शन और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम है ना? सेम आपको लग रहा है ना? आप चेक कर लो, आप देख लो कि यहां पर इस फोर्स का डायरेक्शन और जो आपके पास ये यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन सेम है। हां, इसका नेचर और फोर्स का नेचर डिफरेंट है। ये एग्जैक्टली इसका जो यूनिट होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो डिफरेंट है, फोर्स का डायमेंशन डिफरेंट है, इसलिए मैं बोल सकता हूं ये डिफरेंट क्वांटिटीज है, नेचर डिफरेंट है। मगर आप डिफरेंट नेचर का पोजीशन वेक्टर यूज कर सकते हो किसी दूसरे क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और एक चीज सीख रहे हो ना, तो इसमें कोई इश्यू है नहीं। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो गया कूलम लॉ से, अब यहां पे अगर डायरेक्शन की बात करें तो R10 क्या आ जाएगा? अब देख लो, बहुत आसान था यहां पे कूलम लॉ अप्लाई करना। तो पहला हो गया। चलो Q2 चार्ज की मैं बात करता हूं, चलो Q2 चार्ज की बात करते हैं। पहले क्या ज्वाइन करोगे? सेंटर्स। तो देख लो, मैं सेंटर्स ज्वाइन कर रहा हूं, आप देख लो मैंने सेंटर्स यहां पे ज्वाइन करे। अगेन रिपल्सिव फोर्स ही होगा ना, क्योंकि मैंने सारे चार्जेस पॉजिटिव ले लिए। अच्छा, जो यहां पर अब इस Q0 पर फोर्स लगेगा, क्योंकि अब मैं इस चार्ज को ले रहा हूं, इनको भूल जाओ, तो जो एग्जैक्टली इस चार्ज की वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो होता है ना सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब वो इसी लाइन के अलोंग होगा ना, तो जो रिपल्सिव फोर्स इस पे लगेगा वो आपके पास ये है। मैं इनका आगे नेमिंग करने वाला हूं, बट अभी के लिए ये आपका फोर्स आ जाएगा। थोड़ा बड़ा बनाया, थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया ये वेक्टर क्योंकि ये चार्ज बहुत नजदीक है, ज्यादा रिपल्सिव फोर्स दे देगा। थोड़ा सा यहां पे कोशिश की मैंने एक्यूरेसी ताकि आपको दिखे, ताकि डायग्राम थोड़ा करेक्ट फॉर्म में बने। तो आप देख सकते हो ये जो फोर्स है, ये एग्जैक्टली इस चार्ज 0 पे लग रहा है बिकॉज ऑफ 2। ये जो फोर्स है यहां पे, ये 0 पे लग रहा है बिकॉज ऑफ 2। तो आप यहां पे लिख सकते हो ना कि आपके पास फोर्स अब लग रहा है 0 पे बिकॉज ऑफ 2। आप इंडिविजुअली एक एक चार्ज के पास जा रहे हो और कूलम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि आप एक एक चार्ज को लो, कूलम लॉ अप्लाई करो, फिर लास्ट में क्या करना है? वेक्टर सम। तो ठीक है, लास्ट में कर देंगे वेक्टर सम, फिलहाल अभी तो लिख ही रहे हैं ना हम फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस। तो चलो ठीक है, आप देखते जाओ। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो 2 और 0 के बीच का सेपरेशन लिखूंगा ना मैं R20, R20 ही होगा ना। और अगर मैं एक यूनिट वेक्टर यहां पे ड्रॉ करूं, अगर मैं एक यूनिट वेक्टर यहां पे ड्रॉ करूं, वो होगा ना आपके पास R20, फिर मैं यहां कैप लिख दूंगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो आपके पास R20 का डायरेक्शन है और जो ये फोर्स का डायरेक्शन है, सेम है ना। तो आप एग्जैक्टली इस फोर्स के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? R20 कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, R20 के स्टाइल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप देखते जाओ, मैं यहां पे F02 लिख रहा हूं, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया। फिर यहां पर आप फर्दर अगर देखोगे
चार्ज यहां पर आपके पास Q0 और Q2 इन्वॉल्व है, तो मैं लिख रहा हूं Q0, फिर मैं Q2 लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय R20 आपका डिस्टेंस है ना यहां से लेकर यहां तक, तो मैं लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय R20 इसका स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन कौन देगा? R20 कैप। इस चीज को अंडरस्टैंड करो, तो यहां पर आपके पास R20 कैप आ जाएगा। मैं और बोल रहा हूं, ये जो टॉपिक है ना, अगेन आपको लग रहा होगा थोड़ा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूं आपको सबस्क्रिप्ट के थ्रू यहां पर समझाने की। तो यूजुअली क्या होता है, आप एग्जाम में फिर आप कंफ्यूज करते हो अपने आप को कि F10 लिखे कि F01 लिखे, फिर वो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, उस कंफ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है, लास्ट में हमें समेशन का फॉर्म लेना होता है, तो आप एग्जैक्टली फिर वो समेशन का फॉर्म लिखने में गलती करते हो, आपके मार्क्स वहां पे कट जाते हैं। तो इसलिए मैं पूरा टेक केयर कर रहा हूं। आप देख लो F01 का स्टाइल, F02 पहले 0 फिर 1 फिर पहले 0 फिर 2, तो स्टाइल समझो यहां पे। वैसे ही आप देख लो 01 फिर मैंने 02 लिखा, नीचे आपका 10 फिर 20 10 20, तो ये समझो कि मैं यहां पे एक एक स्टेप जो है वो फॉर एग्जांपल ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, पूरा टेक केयर करके लिख रहा हूं। तो चलो लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, लास्ट के 2 पॉइंट्स देखते हैं। यहां पर आपके पास Q3 भी है ना, Q3 जो है, अब Q3 भी इंडिपेंडेंटली Q0 पे यहां पे सिंपली फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो पहला काम क्या होगा, आप सिंपली डॉटेड लाइन से इन चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। तो देख लो मैंने कर दिया, ये देख लो, ये देख लो, ये हो गया, आप देख सकते हो। अब यहां पर क्या करना है, अब मुझे यहां पे और एक फोर्स को ड्रॉ करना है, अब मुझे यहां पर और एक फोर्स को ड्रॉ करना है। तो चलो ठीक है, मैं यहां पे और एक फोर्स को ड्रॉ करता हूं। अच्छा, ये फोर्स किस पे लग रहा है? इसी Q0 पे, मगर किसकी वजह से? Q3 की वजह से लग रहा है। दैट मींस यहां पर ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स एग्जैक्टली 0 चार्ज पे लग रहा है 3 की वजह से, एंड इट विल बी इक्वल टू, अब देख लो यहां पर जो आप ये डिस्टेंस लोगे 3 से लेके 0 तक का डिस्टेंस क्या आपके पास होगा? R30, यही होगा ना, जो आपका एग्जैक्टली थर्ड चार्ज और 0th चार्ज रेफरेंस चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। अब वो R30 लिख दोगे ना, और यहां पर यूनिट वेक्टर लोगे, अब तो सबको पता होगा, आप यहां पे एक यूनिट वेक्टर लोगे जो कि आपके पास R30 कैप होगा। और आप देख सकते हो इस फोर्स का डायरेक्शन और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर Q0, फिर यहां पे Q3, क्योंकि आपका चार्ज 0 और चार्ज 3 की आप बात कर रहे हो, तो मैंने लिख दिया। फिर आपके पास यहां पर आ जाएगा R30 स्क्वायर और यहां पर R30 कैप आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैंने 3 फोर्सेस यहां पे लिए, तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड विद देयर डायरेक्शन यहां पे रिप्रेजेंटेशन दिखाया आपको। अब फर्दर अगर मैं बात करूं, अब ये तीनों फोर्सेस किस पे लग रहे हैं? ये तीनों फोर्सेस आपके रेफरेंस चार्ज पे लग रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि आप इंडिपेंडेंटली पहले सारे फोर्सेस कैलकुलेट करो, कर दिए। अब यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो आपके रेफरेंस चार्ज पे नेट फोर्स होगा, मैं F नेट यहां पे लिखने वाला हूं, नेट फोर्स होगा, इट विल बी सिंपली इक्वल टू F01 वेक्टर, यही है ना आपके पास, अब चेक कर लो। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस F02 वेक्टर, प्लस आपके पास क्या आएगा, F03 वेक्टर। अब तो आप फर्दर लिख सकते हो, ये तो 3 चार्जेस के लिए हुआ। अगर आपके पास n चार्जेस होंगे तो आप इसको लिखोगे ना, प्लस सो ऑन F0n वेक्टर, तो ये आ जाएगा ना n चार्जेस के लिए। मैं लिख सकता हूं ना इसको फॉर n चार्जेस। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। अच्छा, फर्दर इसको आगे मैं ले जाऊंगा, बट पहले डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा वेक्टर्स में वापस आ जाओ, आपके पास यहां पे 2 वेक्टर्स है, ये 2 वेक्टर्स है आपके पास यहां पे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका सेकंड वेक्टर है, ये आपका थर्ड वेक्टर है, ये आपका F01 है, आप चेक कर लो, ये आपका F01 है, ये F02 है, ये आपका F01 है, F02 और ये आपका F03 है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं F01 और F02 का रिजल्टेंट लेने वाला हूं। कैसे लोगे? ट्रायंगल लॉ यूज करोगे कि पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे? अगर आपके 2 वेक्टर्स ऑर्डर में होंगे, सेम ऑर्डर में होंगे ना, तो आप ट्रायंगल लॉ यूज किया करो। मगर अगर आपके 2 वेक्टर्स कोइनिशियल होंगे, उनका टेल जो है वो कोइंसाइड कर रहा होगा, आप पैरेललोग्राम लॉ यूज किया करो, आप पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाया करो। अब जरा यहां पे आ जाओ, आपके पास ये 2 वेक्टर्स है,
इन दोनों का टेल क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो आप कंप्लीट किसे करोगे, पैरेललोग्राम को। तो आप देख लो मैं यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करने वाला हूं। ये देख लो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैरेलल डालना है इसकी लाइन। तो आपको पैरेलल डालना है यहां पे लाइन। तो उसके बाद सिमिलरली आप क्या करोगे, आप यहां से भी पैरेलल डालोगे। तो आप देख सकते हो ये पैरेललोग्राम यहां पे कंस्ट्रक्ट हो गया। तो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होते हैं, बड़ा डायगोनल, छोटा डायगोनल। बड़ा डायगोनल आपको रिजल्टेंट देता है, छोटा डायगोनल आपको दो वेक्टर्स का डिफरेंस देता है। तो ये चीज दिमाग में रखो। वेक्टर एडिशन की बात करोगे तो बड़े डायगोनल के पास जाना है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करोगे तो वो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो आपका छोटा डायगोनल रिप्रेजेंट करता है। अब देख लो यहाँ पे, ये तो छोटा डायगोनल है, ये मैं नहीं लेने वाला हूं, मैं तो बड़ा डायगोनल लेने वाला हूं, क्योंकि बड़ा डायगोनल ही इन दो वेक्टर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो आप देख लो यहां पर आपका रिजल्टेंट कुछ इस स्टाइल का होने वाला है। ये आपका रिजल्टेंट यहां पे आपके पास है। तो अगेन अगर मैं बात यहां पे करूं, आप थोड़ा सा फोकस करो यहां पे। मैंने सिंपली यहां पर F01 वेक्टर लिया, मैंने यहां पे F02 वेक्टर लिया, और यहां पर ये जो ब्लू कलर का वेक्टर आपको दिख रहा है ये आपका F01 प्लस F02 है। तो होपफुली अभी तक डाउट नहीं होगा। अब देख लो दो वेक्टर्स का मैंने रिजल्टेंट ले लिया ना, अब ये रिजल्टेंट और ये तीसरा वेक्टर बचता है। तो अगेन आप देखोगे कि ये जो रिजल्टेंट है और ये जो तीसरा वेक्टर, ये यहां पर क्या है, कोइनिशियल होगा। तो क्या करोगे, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट के पैरेललोग्राम, आप पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे। तो कर लो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट। आप देख लो कि आपको सिंपली इस तरीके से ले जाना है। ठीक है, तो आप देखते जाओ। ये आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। चलो थोड़ा डिफरेंट कलर से मैं दिखाता हूं ताकि डाउट ना हो। तो आप देख सकते हो ये आपका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। ये आपका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। अच्छा, ये पैरेललोग्राम किस किस के बीच में है? एक तो आपका जो रिजल्टेंट आपने पहले दो फोर्सेस का निकाला, और जो तीसरा रिमेनिंग फोर्स था। अब जरा उन दो के बीच का रिजल्टेंट निकालो। अब जरा इन दो के बीच का रिजल्टेंट देख लो। अगेन आप क्या करोगे, आप डायगोनल लेने वाले हो। कौन सा डायगोनल, बड़ा कि छोटा? बड़ा डायगोनल, क्योंकि वो एडिशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। छोटा डायगोनल रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये चीज आप दिमाग में रखोगे। तो देख लो यहां पर मैं ये वेक्टर ड्रॉ करने वाला हूं। ये देख लो मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये जो वेक्टर आप देख रहे हो यहां पे, अब ये रिजल्टेंट किस किस का है? अब यहां पर आ जाओ, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये रिजल्टेंट किस किस का है। अब जरा देख लो, ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट है एक तो इस वेक्टर का, और ये वेक्टर कौन सा था? F03 वेक्टर। ये आपका F03 वेक्टर था। तो ये रिजल्टेंट आपका है एग्जैक्टली एक तो F03 वेक्टर का, और किसका? और इस ब्लू कलर के वेक्टर का। अच्छा, ये ब्लू कलर के वेक्टर का नाम जरा देख लो। ब्लू कलर का वेक्टर आपके पास F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर है। तो आप लिख दो ब्लू कलर का वेक्टर F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर। तो थोड़ा सा अगर आप यहां पर नेट की बात कर रहे हो, ये तो सारा नेट की अब मैं बात कर रहा हूं, तो ये तो आपका F नेट यहां पे होने वाला है। ये तो आपका यहां पर F नेट होने वाला है। रीअसेंबल कर सकते हो ना आप। तो या आप सिंपली यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप F नेट को इस स्टाइल से लिख सकते हो, F नेट, इस पे भी वेक्टर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू F01 वेक्टर, फिर प्लस आपके पास क्या आएगा? F02 वेक्टर, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? F03 वेक्टर। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रीअरेंज किया इसको, और आप देख सकते हो कि आपका F नेट डायग्रामेटिकली आप देख रहे हो कि आपका F नेट आपको वही मिला, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको कह रहा है।
तो यही है ना। तो मैंने तो पहले डायरेक्टली इनको ऐड किया था क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा था, बट यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने डायग्रामेटिकली जब यहां डील किया चीजों को, वेक्टर्स के साथ डील किया, वेक्टर सिंपली वेक्टर ज्योमेट्री के साथ जब मैंने डील किया, तो मुझे तो यही मिल रहा है, मुझे वही मिल रहा है जो वहां पर है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा अगर मैं यहां पर इन इक्वेशंस को लिख दूं, आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का समेशन का स्टाइल भी देख सकते हो। तो मैं दिखाता हूं यहां पे, आप चेक कर लो। मैं लिख सकता हूं ना यहां पे एफ नेट, आप देख लो एफ नेट वेक्टर इट इज इक्वल टू F01 वेक्टर, जरा चेक कर लो, देख लो यहां पे सारा लिख कर है, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपके पास Q नॉट, फिर आपके पास Q1 डिवाइडेड बाय क्या आपके पास है R1 नॉट स्क्वायर, फिर R1 नॉट कैप, एंड लिख दिया। इसी तरीके से जरा F02 वेक्टर आप खुद से आप देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपका क्या आ जाएगा Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R20 स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा R20 कैप। ऐसे ही होगा ना। इसी तरीके से मैंने दो टर्म्स लिख दी, जरा nth टर्म की अगर मैं बात करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, फिर आपके पास Q0, फिर आपके पास यहां पे Qn आ जाएगा डिवाइडेड बाय Rn0 लिखोगे। क्यों, जरा ऊपर देख लो, 02 का स्टाइल, फिर नीचे 20, 01 का स्टाइल नीचे 10, 0n का स्टाइल नीचे n0, और यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, फिर लिख दोगे Rno कैप। तो आप देख सकते हो कितना इजी बन रहा है ये। और अगर मैं इसी को समेशन के स्टाइल में लिखूं, इट इज इक्वल टू समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख दिया। ये तो सब में है ना। अब यहां देख लो Q नॉट, यहां पर भी Q नॉट, यहां पर भी Q नॉट, तो मैंने Q नॉट लिख दिया। सिंपल है ना। यहां पर Q1 है, फिर Q2, फिर आपके पास Qn, दैट मींस इस चार्ज का सबस्क्रिप्ट जो है वो चेंज हो रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर n जा रहा है, तो मैं यहां पर दूसरे चार्ज के सबस्क्रिप्ट को I से रिप्रेजेंट करूंगा। और I कहां से रन हो रहा है, I रन हो रहा है, शुरू हो रहा है 1 से, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर कहां तक जा रहा है, n तक, तो I रन हो रहा है फ्रॉम 1 to n। अच्छा जरा डिवाइड देख लो, डिवाइडेड बाय, यहां पर आप देख लो R10 R20 Rn0, स्टाइल देख लो क्या बन रहा है, पहले 1 फिर 2, दैट मींस ये चेंज हो रहा है, ये रन हो रहा है फ्रॉम 1 to n, तो आप इसको लिखोगे यहां पे R, फिर आपके पास आ जाएगा I0, ये आपका I0 आ जाएगा। अच्छा I तो रन कर रहा है कहां से, 1 to n, तो पहले आपको लेना पड़ेगा R10, फिर R20, फिर R30, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा Rn0। तो समझो यहां पे ये I है यहां पे। अच्छा लास्ट में क्या रहता है, R20 R10 Rn0, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना RI0 क्या, ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। आप देख सकते हो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये सारा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अगेन डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स आपके होंगे, आपके पास डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लोगे, और उस पर थ्योरी वगैरह भी होगा, तो एग्जामिनेशन के लिए वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट ये है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब नहीं है कि कूलम्स लॉ फेल हो गया तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे जा रहे, नहीं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है कि कूलम्स लॉ अप्लाई कैसे करेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ चार्जेस, खत्म, और कुछ भी नहीं। तो अगर आपका एग्जाम है ना, तो डायरेक्ट पहले वहां पर यही लिखो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आपके पास है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है ना, वो अंडरस्टैंड करने में मदद करता है फॉर कलेक्शन ऑफ चार्जेस। तो टू बॉडीज के लिए तो कूलम लॉ है, मगर कूलम लॉ को ही कैसे अप्लाई करोगे फॉर कलेक्शन ऑफ चार्जेस, दैट इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आया होगा। और ये पॉइंट हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, देन ओनली यू कैन से कि वी कैन यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हियर, वरना आप यूज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि 11th क्लास में वहां पर नॉर्मल रिएक्शन वगैरह चीजें होती है, तो वो वर्ड यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बट उनको दिमाग में वहां नहीं रहता है कि नहीं, वो जो नॉर्मल रिएक्शन का वहां पे फोर्स है फॉर एग्जाम्पल, वो डिपेंड करता है, वो तो एग्जैक्टली किसी दूसरे फोर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका एक फोर्स किसी दूसरे फोर्स पे डिपेंड करता है ना, वैसे फोर्स पर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस चीज का टेक केयर करो आप। तो कंटिन्यू मैं करने वाला हूं आगे न्यूमेरिकल्स के साथ, आप देखते जाओ। मैं
कंटिन्यू करने वाला हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात तो हो गई, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ सिनेरियोज लूंगा जहाँ पर आप सीखोगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कैसे करना है। अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा वेक्टर का इंट्रो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जितना यूज़ होगा उसी के बारे में बात करेंगे। और आप देखोगे कि आपको क्या क्या चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी, मतलब मेमोराइज थोड़ा करके रखोगे तो वैसे क्या होगा कि आप क्वेश्चन जो है, जिस क्वेश्चन को अराउंड 30 to 40 सेकेंड लगते हैं वो आप 10 सेकेंड में कर सकते हो। तो थोड़ा आप अगर याद रखोगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को, वो हर जगह यूज होते हैं जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन वेक्टर्स पे बेस्ड होता है। तो आप देख लो, लेट अस सपोज कि आपके पास दो वेक्टर्स है, आप देखते जाओ। लेट अस सपोज कि आपके पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दो के बीच का एंगल आपके पास थीटा है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड में यहाँ पे ए वेक्टर मॉड के हिसाब से अगर बात करूं तो वो ए के बराबर है, और बी वेक्टर की बात अगर मैं करूं उसका जो मैग्नीट्यूड है आपके पास, लेट अस सपोज कि वो आपके पास बी के बराबर है। कि तो इजी है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी सिंपली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब आप कर रहे हो, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं एनालिटिकली, तो आप बोल सकते हो ना कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड होता है, इट इज सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस बी स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस ट्वाइस ए बी, फिर आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा। बहुत सिंपल है, तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे रिजल्टेंट के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं यहां पे आर मैक्सिमम की बात करूं, अगर मैं यहां पे आर मैक्सिमम की बात करूं, वो आ जाएगा ना अंडर रूट ऑफ आपके पास ए स्क्वायर सीधे अपनी जगह पे, बी स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस ट्वाइस ए बी आप लिख दोगे, मगर आपको कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 लिखना पड़ेगा। ये आपका बन रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो आर वेक्टर का मॉड, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, रादर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर आपका अंडर रूट, और इसी को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो दैट मींस जब आप दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड करते हो ना, देख लो ये इसमें और इसमें फर्क है। यहां पे दो वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है, यहां पे दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का एडिशन हो रहा है। तो जब आप दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड करते हो, वो आपको मैक्सिमम यहां पर देते हैं। वो आपको क्या देते हैं? वो आपको मैक्सिमम देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लेट अस एज्यूम कि आपके पास ए वेक्टर जो है वो एग्जैक्टली बी वेक्टर के बराबर है, तो ऑब्वियसली ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है? आप सिंपली बोल सकते हो विच एम्प्लाइज, आप बोल सकते हो ए इज इक्वल टू बी, ये भी बोल सकते हो ना। तो अगर मैं बात अब यहां पर आर मैक्सिमम की और एक बार करूं, इस सिनेरियो के लिए अगर मैं आर मैक्सिमम की बात करूं, मैं लिख सकता हूं ना वो ट्वाइस ए के बराबर होगा, या आप बोल सकते हो कि वो ट्वाइस बी के बराबर आपके पास होगा। तो ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। आर मैक्सिमम की बात की, चलो आर मिनिमम की बात करते हैं। अगर मैं आर मिनिमम की यहां पे बात करूं, दैट मींस आपके पास अगेन सेम वेक्टर है, मगर अब मैं यहां पे मिनिमम की बात करने वाला हूं। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ए बी अपनी जगह पर आएगा। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू आपके पास -1 होता है, तो यहां -1 आएगा। अब ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस और प्लस यहां माइनस होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो आर मिनिमम आ जाएगा, आपका जो आर मिनिमम आ जाएगा, आप सिंपली बोल सकते हो इट इज इक्वल टू ए माइनस बी। आप बोल सकते हो इट इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो कंटिन्यू करता हूं। तो अगर आप देखोगे यहां पे आर मिनिमम ए माइनस बी, अगेन अगर मैं यहां पे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर लिख दूं, दैट मीन्स ए वेक्टर का जो मॉड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो आपके बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आपका ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। सॉरी, मैंने गलत बताया, आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे आर मिनिमम की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर आर मिनिमम की बात करूं, तो ये आपके पास, आपको सिंपली यहाँ पर a माइनस ए लेना पड़ेगा। a माइनस ए 0 होता है ना, तो वो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलो अगर मैं और एक बात यहां पे कहता हूं, लेट अस सपोज कि आपके दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूं, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। जरा रिजल्टेंट का स्टाइल देखते हैं क्या बनेगा। अगर आपके पास अगेन
अगेन अगर आपके पास यहां पर a इज इक्वल टू बी है, तो अब मैं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, आपको पता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके दो वेक्टर जो है जरूरी नहीं है कि वो बराबर होंगे, जरूरी नहीं है कि a वेक्टर और b वेक्टर जो है एग्जैक्टली वो इक्वेट करूंगा मैं यहां पे, बस मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, a इज इक्वल टू बी है आपके पास, तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलो फर्दर देखते हैं, आपका जो यहां पे रिजल्टेंट की मैं बात करने वाला हूं, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर लिख दोगे, बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, फिर ट्वाइस ए, बी की जगह पर अगेन ए लिखना पड़ेगा और कॉस थीटा अपनी जगह पे रह जाएगा। आप देख सकते हो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये आपके पास ट्वाइस ए स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास अगेन ट्वाइस ए स्क्वायर, फिर आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, आपके पास ट्वाइस ए स्क्वायर आ जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर आ जाएगा और फिर कॉस थीटा अपनी जगह पे। चलो कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं अंडर रूट ऑफ, ये आपके पास यहां पे ट्वाइस ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा यहां पर आ जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला की मैं बात करने वाला हूं, ये बहुत यूज होने वाला है आपके चैप्टर्स में, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं, जो भी मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, पेन डाउन करो और इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते। तो चलो हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला की बात करते हैं। आपको पता है एग्जैक्टली अगर मैं कॉस ऑफ ट्वाइस थीटा लिखता हूं, कॉस ऑफ ट्वाइस थीटा इट इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक स्टाइल भी है इसका, वो आगे देखेंगे, बट यहां पर अगर मैं लिखूंगा, इस 1 को ट्रांसपोज करो, इस 1 को आप यहां पे ट्रांसपोज कर दो, जब आप 1 को ट्रांसपोज करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इट इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा को रिप्लेस करो थीटा बाई 2 से, थीटा को रिप्लेस करो, देख लो 1 प्लस कॉस अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, थीटा को रिप्लेस किससे करना है, थीटा बाई 2 से, थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दिया, किसके बराबर आ जाएगा ट्वाइस, फिर कॉस स्क्वायर अपनी जगह पर, और थीटा को किससे रिप्लेस करना है, थीटा बाई 2 से, तो आप इसको थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दो। आप देख लो ये 2 जो है कॉस के आर्ग्यूमेंट में है, ये जो थीटा बाई 2 है ये भी कॉस के आर्ग्यूमेंट में है, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप लिख सकते हो ना यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इट इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यही तो यहां पर आ रहा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी जगह पे ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हो आप। अगेन ये वाला पार्ट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे दिखाने की जरूरत नहीं थी, बट मेडिकल स्टूडेंट जो है ना, तो उनका ये वाला पार्ट थोड़ा वीक होता है, तो उनके लिए मैंने ये सारा दिखाया। तो यहाँ पर अगेन मैं एज्यूम करूंगा कि जेई वाले भी है और आपके पास नीट वाले भी है यहाँ पे, तो जेई वालों को तो ये तो पूरा पता होता है, उनके लिए ये दिखा उनको तो ये भी नहीं दिखाने की जरूरत है, उनको तो सारा वेक्टर्स पूरा पता होता है, और मुझे भी पता है कितना पता होता है। बट यहां पे अगर मैं बात करूं नीट वालों की, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहता है। तो अगेन जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जैक्टली यहां थोड़ा अगर हेल्प मिल रहा है तो फिर बहुत सही, अगर आपको पहले से पता है वो तो बहुत ज्यादा सही है फिर। तो होपफुली आपको डाउट नहीं होगा, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, पुट कर लो, आप पुट कर लो। मैं लिख सकता हूं ना यहां पर सिंपली, आप देख लो आपके पास जो मॉड ऑफ आर आ जाएगा, आप देख सकते हो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर अपनी जगह पर, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप देख सकते हो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 क्या बनेगा, 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर अपनी जगह पर और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपनी जगह पे। आप देख लो कि स्क्वायर हर टर्म पर है, हर एक टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, 2 आपके ए के साथ मल्टीप्लाई और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के साथ भी मल्टीप्लाई है। कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ए कॉस ऑफ थीटा बाई 2, इसका आप होल स्क्वायर कर दो, आपका रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो रिजल्टेंट आएगा। मगर ये रिजल्टेंट कब आपको मिल रहा है, ये स्टाइल कब आपको मिल रहा है, जब आपका ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, तो वो किसके बराबर आपके पास होगा, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई 2। एक चीज अंडरस्टैंड कर लो, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है मगर किसी भी एंगल पे हो सकते हैं ना, वो दो वेक्टर्स आपके, फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ये एग्जैक्टली पैरेलल भी हो सकते हैं, ये एग्जैक्टली एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, ये 90 पे भी हो सकते हैं, ये 60 पे भी हो सकते हैं, 120 पे भी हो सकते हैं, कहीं किसी भी एंगल पे हो सकते हैं ना, तो वो एंगल तो रिफ्लेक्ट हो रहा है।
बट आपके दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट का स्टाइल याद रखो ट्वाइस ए। आपने एग्जैक्टली क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, ये भी ए है ये भी ए है, आपको ए लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स, तो ट्वाइस ए वाला पार्ट ये है आपके पास। मगर साथ में एंगल का भी कंसिडर करना है ना आपको, कोई भी एंगल हो सकता है, तो उसके लिए आपको दिमाग में रखना है cos ऑफ थीटा बाई 2। cos ऑफ थीटा नहीं लिखना, cos ऑफ थीटा यहां पे आ रहा है, यहां पर इस स्टाइल में अगर आप देखोगे cos ऑफ थीटा बाई 2 है। तो जब भी अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत यूज होने वाला है, मैं तो ये कहने वाला हूं आपको, इसको आप मेमोराइज करो, इसको आप मेमोराइज करो। इसको आप मेमोराइज करो, अच्छे तरीके से मेमोराइज करो, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। चलो और एक बात यहां पे मैं करता हूं, मैं सिंपली यहां पर अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं। देख लो, अगर फॉर एग्जांपल वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, आराम से देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करते हो ना, दैट मींस अब आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने वाले हो। अब आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने वाले हो। लेट अस एज्यूम कि ये आपके सी वेक्टर के बराबर है। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, आप देखते जाओ, मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। अगेन आपके पास वही दो वेक्टर्स है, आप उन्हीं दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, वो थीटा है आपके पास। तो यहां पर अगर आप सिंपली मॉड सी वेक्टर की बात करोगे, विच इज मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वो सिंपली आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ, पहले ए स्क्वायर लिखोगे फिर प्लस बी स्क्वायर, मगर आपको लिखना पड़ेगा माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। तो इस चीज का आपको टेक केयर करना पड़ेगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो दिस इज सब्ट्रैक्शन, बट यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर ये एडिशन है, एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन कौन सा है, एल्जेब्राइक नहीं, वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो इस चीज का आप टेक केयर करो, होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। और एक दो बातें मैं यहां पे कहने वाला हूं, आप देखते जाओ। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, तो ठीक है मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। लेट अस एज्यूम दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। चलो दो वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम कि इस पर दो वेक्टर्स यहां पे रहे। चलो फोर्सेस के रिलेटेड करता हूं मैं बात, क्योंकि फोर्सेस आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो यहां पर आपके पास F1 वेक्टर है और यहां पर आपके पास F2 वेक्टर है। तो अब देख लो, दो ही तो वेक्टर है ना। अच्छा, अगर मैं बात यहां पे करूं, ये तो दो ही वेक्टर है, आपको नहीं लगता कि एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करेंगे अगर दोनों फोर्सेस सेम हुए? बस आराम से सोच के बताओ। आपके पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, मास भी हो सकता है। तो अगर यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपके पास चार्ज है, मास है, एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होगा? 0 फोर्स। अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ F2 वेक्टर। देखो ये जो मैं बोलने वाला हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाओ, मुझे ज्यादा सॉल्व वगैरह फिर आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस देखते जाओ। लेट अस एज्यूम मेरे पास 3 वेक्टर है, लेट अस एज्यूम मेरे पास 3 वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, लेट इट बी F1 वेक्टर। तो मैं फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, लेट दिस बी F2 वेक्टर। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलो और एक वेक्टर की मैं बात करता हूं, और एक वेक्टर मेरे पास ये वेक्टर है, F3 वेक्टर। अब देख लो मैं क्या बता रहा हूं, मैं एक कंडीशन सिर्फ आपको बता रहा हूं कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू F2 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F3 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। देख लो ये तीन वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड में बराबर हो सकते हैं, डायरेक्शन तो सेम नहीं ना है। ये वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। जब एक पॉइंट पे, अब समझो, जब एक पॉइंट पे आपके साइमल्टेनियसली 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो 2 से कहां मैं गया? 3 पे गया, 3 पे गया। अब तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड यहां पर
सेम है, तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पे सेम है। लेट अस एज्यूम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास 2 न्यूटन है। लेट अस एज्यूम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। लेट अस एज्यूम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए मैं एक रिजल्ट के स्टाइल में आपको दिखाना चाहता हूं। जरा इन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की आप अगर मैं बात करता हूं, लेट अस एज्यूम कि एक सिमेट्रिक एंगल यहां पर 120 डिग्री है। मतलब यहां पर दो वेक्टर के बीच में 120, फिर अगले दो वेक्टर्स के बीच में अगेन यहां पे 120 डिग्री है। अगेन यहां पर जो आपके पास दो वेक्टर्स है, इन दो के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। एक साइक्लिक सिस्टम फॉर्म हो रहा है, एक साइक्लिक सिस्टम फॉर्म हो रहा है। आप अगर 1 और 2 के बीच का एंगल देखोगे 120, 2 और 3 के बीच का एंगल देखोगे 120, 3 और 1 के बीच के एंगल देखोगे 120। तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम। ये जो पॉइंट है ना, इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। सिमेट्री, जीरो फोर्स। ये चीज आप दिमाग में रखना, आप खुद से देखोगे कितना आपको हेल्पफुल ये रहेगा। जरा एक बार देखते हैं, आप देख लो, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये दो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स है ना, तो अगर ये दो वेक्टर्स है यहां पे, अगर फॉर एग्जांपल आप यहां पर बात करोगे, अब समझो यहां पे, या मैं इसको आगे जाके दिखाता हूं, वीडियो में आगे जाके दिखाता हूं, बट फिलहाल के लिए मैं और एक पार्ट यहां दिखाता हूं, फिर रब करेंगे और मैं इस पार्ट को ले लूंगा आपके लिए। चलो यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल अगेन एक पॉइंट की बात करता हूं, मैं अगेन यहां पर एक पॉइंट की बात करता हूं, लास्ट एग्जांपल। तो आपके पास लेट अस सपोज एक फोर्स यहां से लग रहा है, दूसरा फोर्स यहां से लग रहा है, तो 4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये भी 90 है आपका, ये भी 90 है आपका, ये भी 90 है आपका, और ये भी 90 है आपका। तो सारे एंगल यहां पे मैं कितने ले रहा हूं? 90 डिग्री। आप देख लो कि हर दो वेक्टर के बीच में एंगल सेम है, हर दो वेक्टर के बीच में एंगल सेम है, हर दो वेक्टर के बीच में एंगल सेम है। अब यहां पर अगर मैं यहां पर फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं हर जगह पे, बाई सिमेट्री इस पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे? इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जब मैं ऐसे कुछ बात करता हूं ना, तो एक्चुअली यहां पे सिमेट्री इन्वॉल्व होती है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इन एरोज को ज्वाइन करूं, अगर मैं इन एरो हेड्स को यहां पर डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूं, मुझे सिंपली एक रेगुलर पॉलीगन मिलेगा। रेगुलर पॉलीगन आपको पता होता है रेगुलर पॉलीगन क्या है? रेगुलर पॉलीगन जिसके साइड्स सेम होते हैं, मतलब हर एक साइड का मेजरमेंट सेम होता है। तो आप देखोगे कि जब भी आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन, आपके फोर्सेस जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स आर्म्स बन जाएंगे, तो आप वहां पे बोल सकते हो कि जिस पार्टिकल पे आपके फोर्सेस लगते हैं ना, वो नेट फोर्स उसका 0 होता है। अगेन अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं एक एग्जाम्पल वहां पे लूंगा, और हाँ, मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करने पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली यहां पर नेट फोर्स सच में 0 लग रहा है। मैंने तो डायरेक्टली स्टेट किया, बट मैं ये दिखाऊंगा थोड़ा सा, और उसके बाद हम फिर कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे। तो फिलहाल के लिए आप देखते जाओ। तो ठीक है, पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आता हूं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो लेट अस एज्यूम कि आपके पास ये ए वेक्टर है, और ये आपके पास यहां पे बी वेक्टर है। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो ठीक है, तो ये तो दो वेक्टर है आपके पास यहां पे, और आप देख सकते हो कि यहां पे टेल्स कोइंसाइड कर रही है, तो कोइनिशियल बनेंगे। तो आप सिंपली यहां पर क्या करोगे, आप पैरेललोग्राम यहां पे कंस्ट्रक्ट करोगे, और पैरेललोग्राम के बाद ये आपका रिजल्टेंट बनेगा ना, ये आपका रिजल्टेंट बनेगा। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, याद रखोगे। अब यहां पर ए किसके बराबर है? बी के बराबर। लेट अस एज्यूम कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री था। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना था? 60 डिग्री था। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम, दोनों बराबर है। यही सिनेरियो ले रहा हूं, तो आप देखोगे कि जो आपका रिजल्टेंट होगा ना, जो रिजल्टेंट आपका होगा वो मिडवे निकल जाएगा। मिडवे का मतलब कि ऊपर वाला एंगल आपका 30 होगा और नीचे वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। आपका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो यहां पे जो रिजल्टेंट आपके पास होता है ना, तो ये जो रिजल्टेंट आपके पास होता है, मैं साथ में इसको लिख के रखूंगा, ये एंगल बाइसेक्टर है।
ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो आप देखते जाओ, आप देखते जाओ यहां पे। अब मैं वो वाला पहला वाला सिनेरियो लेने वाला हूं। तो ये आपके पास, और यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखते जाओ, आपके पास एक फोर्स मैंने 2 न्यूटन लिया था, ये 2 न्यूटन का एक फोर्स है। ये आपके पास अगेन यहां पर 2 न्यूटन का एक फोर्स है, और ये आपके पास अगेन यहां पे 2 न्यूटन का फोर्स है। तो ठीक है, मैं रेड कलर से बनाया 2 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि पहले मैं इन दो के साथ डील करने वाला हूं। तो जरा देखते हैं आराम से, कोई जल्दी है नहीं, आराम से देखते जाओ। इन दो के बीच का एंगल कितना है यहां पे? 120। ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना है? 120। और ये एंगल भी कितना है हमारे पास? ये भी हमारे पास यहां पे 120 है। ठीक है, अब जरा ये दो वेक्टर्स की मैं बात करता हूं, रेड वाले को छोड़ दो, इन दो वेक्टर्स की बात करते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम है। दोनों के बीच का एंगल 120 है, वो तो सबको पता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं रिजल्टेंट निकालूंगा ना इससे, जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, उनके बीच का एंगल आपको पता है। जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, उनके बीच का एंगल आपको पता है, आप रिजल्टेंट लिख सकते हो ना, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। मैं इसको आर लिख रहा हूं। ब्लैक कलर के दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा ना, इट इज इक्वल टू ट्वाइस। यहां पर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 2 और 2, आपको बस एक का लेना है, तो 2 इंटू 2 आएगा। आप देख लो, ट्वाइस किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का सेम है, तो ट्वाइस लिख दिया। फिर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, तो मैंने 2 लिखा। मल्टीप्लाई किससे करना है? कॉस ऑफ थीटा बाई 2 से। तो कॉस अपनी जगह पर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री को डिवाइड करो 2 से। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट जब आपको ये फॉर्मूला पता होगी ना, आप बहुत तेजी से क्वेश्चन करोगे। मतलब आपका जो स्टाइल होगा क्वेश्चन करने का, वो एक्सेप्शनल होगा। तो फिलहाल के लिए देख लो, यहां पर आप देख सकते हो कि आपका बन जाएगा 4 कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 किसके बराबर होता है? कॉस 60 होता है ना 1/2। तो आप देख सकते हो इट इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो आंसर आपके पास यहां पे 2 न्यूटन आ जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट तो है, मगर किन फोर्सेस का रिजल्टेंट है? ये रिजल्टेंट है इस फोर्स और इस फोर्स का। अच्छा, अभी हमने देखा ना कि जो रिजल्टेंट आपका वेक्टर बनेगा, जो यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर मैं दिखाने वाला हूं, मैं यहां पे एग्जैक्टली रिजल्टेंट वेक्टर जो आप दिखाने वाला हूं, वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, और रिजल्टेंट वेक्टर जो आपका होगा वो एग्जैक्टली एक्ट क्या करेगा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होगा ना, वो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में जाएगा रिजल्टेंट आपका, सच दैट कि ये आपका 60 डिग्री बने और नीचे भी कितना बने? 60 डिग्री, और इसका आपके पास मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। अब जरा देख लो, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये भी 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है। आपको नहीं लगता कि ये वेक्टर और ये वेक्टर 180 डिग्री पे, ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ये नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। तो जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, इस पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। मैंने तो डायरेक्टली यहां पर ये वाला पार्ट दिखाया ना, तो अगेन आप देख सकते हो कि सिमेट्री प्रॉब्लम जब आपके पास होती है, आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। मैं और एक चीज दिखाने वाला हूं, आप देखते जाओ। आप देख लो यहां पे, तो ठीक है, पेंटागन है ना, मगर रेगुलर पेंटागन है, और रेगुलर पेंटागन का सेंटर यहां पर है कहीं पे।
तो ठीक है, लेट अस एज्यूम कि आप यहां पे चार्ज Q0 रख रहे हो, ठीक है, और यहां पर मैं एग्जैक्टली वर्टेक्स पे अब चार्ज लेने वाला हूं। तो मैं ये चार्ज लेने वाला हूं और इसका चार्ज मैं Q रख रहा हूं, इसका भी Q, ये सारे चार्ज मैं यहां पे Q रख रहा हूं, सारे पॉजिटिव है, सारे के सारे पॉजिटिव है। अब जरा देख लो, अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं बात यहां पे करूं, आप देख सकते हो कि यहां पर अगेन आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करोगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब पहले इन दो चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करो, तो एग्जैक्टली इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो एक फोर्स आ गया। अब यहां पर सिमिलरली आप क्या करोगे, यहां पर आपके पास आप इन दो चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करो, तो दूसरा फोर्स ये लगेगा। तो ठीक है, ये आपका Q0 है, इसका आइडिया रखोगे आप। जरा फर्दर देखते हैं, अगर मैं इन दो चार्जेस की बात करूं, तो ऐसे फोर्स लगेगा। फर्दर देखते हैं, अगर मैं यहां पर इस चार्ज की बात करूं, अगेन मैं अवे क्यों दिखा रहा हूं, मैं अवे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि रिपल्सिव फोर्स हर एक है, तो ये चार्ज एग्जैक्टली अगेन इस Q0 पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा मगर ऊपर की डायरेक्शन में, तो वो रिपल्सिव फोर्स, पहले सेंटर्स को ज्वाइन किया करो, ये आपका रिपल्सिव फोर्स है। और फाइनली अगर मैं बात करूं यहां पे, ये आपका रिपल्सिव फोर्स है। अब देख लो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर ये है कि ये 1 2 3 4 और 5 वेक्टर्स एक साइक्लिक स्टाइल, सिमेट्रिक स्टाइल फॉर्म करते हैं, बराबर इस फॉर्म का। और ये आप प्रूव कर सकते हो, आप ज्योमेट्री को यूज करके ये सारे एंगल्स देख सकते हो कि ये सारे एंगल्स बराबर होंगे। कहने का मतलब कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होगा ना, लेट अस सपोज कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल x है, तो हर कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, x, मगर एडजेसेंट वेक्टर्स, ऐसा नहीं कि आप ये वेक्टर और ये वेक्टर लोगे फिर बोलोगे ये तो बड़ा एंगल है, नहीं। अगर आप एडजेसेंट वेक्टर्स कोई भी दो लोगे, ये दो वेक्टर्स लोगे, इन दो के बीच का एंगल x, ये दो वेक्टर्स लोगे, इन दो के बीच का एंगल x, ये दो वेक्टर्स लोगे, इन दो के बीच का एंगल x, ये दो वेक्टर्स लोगे, इन दोनों के बीच का एंगल x, ये दो वेक्टर्स लोगे, इन दो के बीच का एंगल क्या होगा, x होगा। तो आप देख सकते हो एक साइक्लिक स्टाइल यहां पे क्रिएट हो रहा है। यहां पर इस चार्ज पार्टिकल Q0 पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। बराबर ऐसा ही एक प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी बुक में है, एनसीईआरटी बुक में आप चेक कर लेना, मैं तो दिखाऊंगा यहां पे वैसे भी अभी, बट आप भी चेक कर लेना है कि नहीं है, मे बी मुझे गलत मत याद होगा, तो आप वो चेक कर लेना। देखो उस प्रॉब्लम में क्या है, यहां पर मैंने क्या बनाया, रेगुलर पेंटागन, और आप देख रहे हो कि सेंटर पे मैंने एक चार्ज को रख दिया, सेंटर पे मैंने यहां पर एक चार्ज को रख दिया, एग्जैक्टली आप देख रहे हो कि इस चार्ज पे नेट फोर्स यहां पे 0 है। मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूं, मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाता हूं, आप देखते जाओ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर किसी एक चार्ज को निकाल दूं, ये इंटरेस्टिंग सच में बन जाएगा। अगर मैं यहां पर किसी एक चार्ज को निकाल दूं और अब आपको कहूं कि जरा बताओ नेट फोर्स कितना इस पर होगा, समझो समझो क्वेश्चन समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अब अगर मैं एक चार्ज को यहां पे हटा दूं, अब बताओ इस पे नेट फोर्स कितना होगा। अच्छा, जब ये चार्ज था आपके पास, नेट फोर्स कितना था, 0। चलो मैं इनको नेमिंग देता हूं, ये आपके पास लेट अस सपोज 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि जो आपका फोर्स है बिकॉज ऑफ 1 प्लस जो आपके पास फोर्स है बिकॉज ऑफ 2 प्लस जो आपके पास फोर्स है बिकॉज ऑफ 3 प्लस जो आपका फोर्स है बिकॉज ऑफ 4 एंड जो आपका फोर्स है बिकॉज ऑफ 5, इनका जो समेशन है ये एग्जैक्टली नेट आपके पास 0 है, बोल सकता हूं ना। अब देख लो यहां पर, मैं यहां पे लेट अस सपोज ये वाला जो पार्ट है ये तो 2 है ना, अब देख लो ये चार्ज जो है ये 2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये आपका 2 फोर्स अप्लाई करता है। चलो 2 फोर्स को वहीं पे रखते हैं, बाकी सारे फोर्स को क्लब कर सकता हूं ना मैं, दैट मींस मैं F1 F3 F4 F5 को क्या कर सकता हूं, क्लब कर सकता हूं। तो आप देख लो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना F1 प्लस आपके पास F3 प्लस आपके पास F4 प्लस आपके पास F5, ये एग्जैक्टली फिर प्लस आपके पास F2, ये होगा ना 0 के बराबर। हाँ, वेक्टर हर जगह पर है, वेक्टर आपका हर जगह पर है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देख लो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। तो अगर मैं बात यहां पे करूं,
मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है एग्जैक्टली। जब मैं इस चार्ज को हटाऊंगा तो ये टू फोर्स खत्म हो जाएगा ना। जो आपको समझ में आ रहा है वो समझो। तो आप सिंपली देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं इस चार्ज को हटाऊंगा ये टू फोर्स हट जाएगा ना, तो ये टू फोर्स हट जाएगा। टू फोर्स हट गया, टू फोर्स हट गया, बिल्कुल सही। तो जब आपका टू फोर्स हट गया, जब आपका टू फोर्स हट गया, बचेगा ना 1, 3, 4 और 5। तो अब कितना फोर्स इस चार्ज पे होगा, कितना फोर्स इस चार्ज पे होगा? मैं बोल सकता हूं कि आपके पास जो नया नेट फोर्स होगा, मगर न्यू, वो होगा ना आपके पास, क्योंकि टू तो हट गया, टू को तो आपने हटा दिया। अब जो इस पे एग्जैक्टली अब नया नेट फोर्स आ जाएगा। पहले तो नेट फोर्स 0 आ रहा था, मगर आपने एक चार्ज हटा दिया, अब इस पे नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, नेट फोर्स का कुछ वैल्यू होगा। और वो जो नेट फोर्स होगा वो होगा ना इन चार फोर्सेस का एडिशन। तो कर लो ना, आपके पास यहां पर F1 आ जाएगा, फिर आपके पास यहां पर F3 आ जाएगा, फिर आपके पास यहां पे F4 आ जाएगा, फिर आपके पास F5 आ जाएगा। अगेन मैं वेक्टर्स यहां पे लिख रहा हूं। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट यहां पर जरा थोड़ा सा आइडिया लगाओ। अगर मैं F2 वेक्टर को यहां ट्रांसपोज करूं, चेक कर लो, अगर मैं F2 वेक्टर को वहां ट्रांसपोज कर लूं, मैं बोल सकता हूं, समझो इसको, मैं बोल सकता हूं कि माइनस F2 वेक्टर इट इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या आ जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस आपके पास F4 वेक्टर प्लस आपके पास F5 वेक्टर। देखो मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया, चार्ज को हटाकर आप देख लो प्रॉब्लम कैसा बन रहा है आपके पास। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो आप यहां पर देख लो F1, F3, F4, F5 इनका समेशन जो है ये माइनस F2 वेक्टर के बराबर है। मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। कहने का मतलब जिस चार्ज को आपने हटाया उसी का फोर्स निकालो ना, उसी का फोर्स निकालो, मगर सामने नेगेटिव लगाओ, वही एग्जैक्टली इस रेफरेंस चार्ज पर नेट फोर्स बन जाएगा। तो आपको आइडिया आ रहा होगा मैं कहां जा रहा हूं। तो अगर मैं नेट की भी अब बात करूं, तो अगर यहां से लेकर यहां तक का सेपरेशन में x मान रहा हूं, आप इसको x मान लो यहां पे, तो आप सिंपली बोल सकते हो, देख लो माइनस अपनी जगह पे रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास इसका चार्ज q था, इसका चार्ज q था यहां पे, क्योंकि अगर यहां चार्ज q होता तो एग्जैक्टली आप q लिखते। अब है नहीं वहां पे, बट आप तो यहां पे F2 वेक्टर का इक्वेशन लिख सकते हो ना। यहां पे जब चार्ज यहां पे q था तब एग्जैक्टली F2 वेक्टर का इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो आप वही देख सकते हो कि मैं वही F2 वेक्टर का इक्वेशन लिख रहा हूं एज इफ कि जब चार्ज यहां पर था। तो आप देख सकते हो q इंटू आपके पास यहां पे आ जाएगा q0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और डायरेक्शन आपके पास कुछ ना कुछ यहां पर इस डायरेक्शन में आपका फोर्स है ना। अगर मैं इस डायरेक्शन को यहां पर, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन को यहां पर मैं u कैप के नाम से दूं, मतलब ये मैंने डायरेक्शन दे दिया, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, u कैप। ये आपका नेट फोर्स आ जाएगा। एक चार्ज को हटाकर ये आपका एग्जैक्टली नेट फोर्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल लेता हूं, मगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर एक वर्टेक्स पे q चार्ज रख रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं बाइसेक्टर्स डाल रहा हूं। ये पॉइंट आपका यहां पे सेंट्रॉइड होता है, और इस सेंट्रॉइड पे मैं यहां पे Q0 चार्ज रख रहा हूं। ये वाला डिस्टेंस, दैट मींस इस चार्ज जो सेंट्रॉइड पे मैंने चार्ज रखा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये सेम है। कहने का मतलब ये सिमेट्रिक सिस्टम बन रहा है। जितना ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, जितना ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, जितना ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज तीनों फोर्सेस क्या होंगे, वो सेम होंगे। कहने का मतलब अगर ये चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ये देख लो। अगर ये चार्ज इसी सेंट्रॉइड वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस चार्ज और इस चार्ज के फोर्स की बात करूं, अगर मैं इन दो चार्जेस के फोर्स की बात करूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आप q लिखोगे और मल्टीप्लाई q0 से करोगे, ये सेपरेशन जो आपके पास होगा लेट इट बी x, तो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर।
तो ये सेपरेशन भी तो x है ना, तो एग्जैक्टली अगर आप इस फोर्स की बात करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखना पड़ेगा q इंटू क्यू नॉट, न्यूमरेटर सेम आ रहा है। अच्छा डिवाइड किसे करोगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, अगर ये x लिया इसको भी क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर भी इस फोर्स के लिए सेम आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड यहां पर सेम है। सिमिलरली जब ये q चार्ज आपके इस q नॉट पे फोर्स लगाएगा वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, मगर अगेन ये जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उसका मैग्नीट्यूड इन दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये चार्ज एग्जैक्टली क्यू नॉट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। आपको नहीं लग रहा बराबर ये सिस्टम बन रहा है? सेंट्रॉइड पे कितना चार्ज, सेंट्रॉइड पे जो आपने चार्ज क्यू नॉट रखा है उस पे कितना फोर्स, 0। मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 0। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आज, मैंने ज़्यादा तो उतना बोला नहीं, थोड़ा सा बस वेक्टर्स का आइडिया दिया इस वीडियो में, और मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया। अगेन आप देख सकते हो कि मैंने इंडिविजुअली पहले इस चार्ज का फोर्स दिखाया, फिर इस चार्ज का फोर्स दिखाया, फिर इस चार्ज का फोर्स दिखाया। मैं सुपरपोजिशन ही यूज कर रहा था, मैंने 3 इंडिपेंडेंट फोर्सेस निकाले। हाँ उनका स्टाइल सिमेट्रिक बन रहा था, वेक्टर पे अगर होल्ड होगा तो सिमेट्रिक केस में आप डायरेक्टली यहां पे 0 बोल रहे हो, वरना तो आपको सॉल्व करना था, पहले इन दो फोर्सेस को सॉल्व करते, उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाता, फिर आप देखते कि इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इसको बराबर बैलेंस कर रहा है, तो नेट फोर्स इस चार्ज पे 0 लगेगा। आपकी बुक में वही अप्रोच है, बट मेरा अप्रोच डिफरेंट था, क्योंकि इन वीडियो से आप कुछ नया सीखनी चाहिए। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स लूंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में PYQs में भी मैं देखूंगा कि अगर कुछ क्वेश्चंस अच्छे गुड क्वेश्चंस अगर वहां पे होंगे ऑब्जेक्टिव बुक्स में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, तो उन पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं, सुपरपोजिशन पे बेस्ड होगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।